Hello students, a very warm welcome to you all in my class, in the class of Business Studies, class 12th, where we were dealing with the very important chapter of term 2 and we are dealing with the directing function and a very important function of management wherein which the management and their workers are engaged in the process of instructing and guiding their employees so that the hurdles and problems of the performance of their task of the employees may remove or minimize so that the accomplishment of the goals of organization and the goals of individuals too may easily done as within the times and as with the enough satisfaction. स्टूडेंट्स, अब तक अपने डायरेक्टिंग के फंक्शन में हमने बात की थी रिलेटेड टू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डायरेक्टिंग। हमने एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के बारे में बात की थी। हमने बताया था कि जो डायरेक्टिंग होती है उसमें सुपरविज़न क्या होता है, उसका रोल क्या होता है। हमने मोटिवेशन की डिटेल डिस्कशन की थी एज द कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। इसके साथ साथ हमने मैस्लो की हायरार्की थ्योरी की भी बात की थी और इसी क्रम में आज हम अपने अगले एलिमेंट की ओर बात करेंगे, दैट इज कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की तो कम्युनिकेशन जो है हमारे हमारे डायरेक्टिंग का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है एज द डायरेक्टिंग एज द डायरेक्टिंग involves the communication as its important element। कम्युनिकेशन जो है डायरेक्टिंग के हर एक लेवल पे परफॉर्म किया जाने वाला फंक्शन है। जैसे अल्टीमेटली अगर हम बात करें हमारे कम्युनिकेशन की तो अल्टीमेटली कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज अ ट्रांसमिशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ व्यूज़ मैसेजेस इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन बिटवीन टू और मोर पर्सन बाय डिफरेंट मीन्स। यानी कम्युनिकेशन की हेल्प से हमारे दो या दो से अधिक लोग आपस में एक दूसरे के बीच आइडियाज़ मैसेजेस व्यूज़ इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन जैसी चीज़ों को शेयर करते हैं और इस शेयरिंग या एक्सचेंजिंग के लिए अलग अलग मीन्स को यूज़ करते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें इन मीन्स की तो अलग अलग मीन्स को हम अलग अलग तरीक़ों से जो है यूज़ कर सकते हैं, लाइक स्पोकन वर्ड्स, वर्ड्स ऑफ माउथ, written words, words of pen, or you can say written words, diagrams, pictures, graph, gestures, etc। किसी भी तरीके से अगर हम अपनी आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को, अपने इंफॉर्मेशंस को शेयर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं बिटवीन और बिफोर ईच एंड एवरी पर्सन, in that case we are making some communication with them। As it has been discussed before you that communication is a two-way process, at it begin with the sender and ends with the feedback comes from the receiver from the side of sender। यानी हम अल्टीमेटली अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन कभी भी वन साइडेड नहीं होना चाहिए। यानी अगर हम अपनी बात, अपने आइडियाज़ और अपनी मैसेजेस केवल बोल करके, एक्सचेंज करके, सेंड करके जो है रुक जाते हैं, एक्सचेंज का प्रोसेस कंप्लीट नहीं करते हैं, देन इट डजंट मीन्स वी हैव मेक एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम द अदर पार्टी। इसके लिए हमारे बोलने के साथ साथ, हमारे मैसेजेस के ट्रांसफ़र होने के साथ साथ उस मैसेज का रिस्पॉन्स या फीडबैक जो भी आ रहा है सामने वाली पार्टी से, उसका रिस्पॉन्स कलेक्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझाने के लिए हम कम्युनिकेशन एलिमेंट की हेल्प लेते हैं। As it has been discussed before you that communication process begins when the sender thinks of an idea or messages to be conveyed to other person। यानी अल्टीमेटली अगर हमारा जो सेंडर है वो अपने दिमाग के किसी आइडिया या अपने मैसेजेस को हमारे किसी अदर पर्सन के लिए रिजर्व करता है, या अल्टीमेटली वी कैन से लाइक कि हाँ अदर पर्सन को सेंड करने की कोशिश करता है, सेंड करने के लिए डिसाइड करता है, तो ऐसी कंडीशन में वी विल से दैट द प्रोसेस इज कम्युनिकेशन प्रोसेस हैज़ बीन बिगिन। ऐसी कंडीशन में वो सबसे पहले हमारे मैसेजेस को जो उसे सेंड करना है
उनको इनकोड करता है, और इस इनकोडिंग का मतलब अल्टीमेटली वो डिसाइड करता है कि किस तरीके से, किस प्रोसेस से वो जो है अपने मैसेज को ट्रांसफ़र करेगा। सिमिलरली हम अगर बात करें आफ्टर इनकोडिंग द मैसेज द सेंडर ट्रांसमिट, इसके बाद हमारा जो सेंडर है वो डिसाइड करता है कि किस मीन्स या किस मीडियम से वो अपने मैसेजेस को हमारे रिसीवर तक जो है पहुंचाएगा। और जैसे ही वो इस मीन्स या मीडियम को डिसाइड कर लेता है, अल्टीमेटली आफ्टर दैट उस सेंडर का जो अगला टास्क होता है वो ये कि अल्टीमेटली वो इस बात का वेट करे कि जो मीन्स उसने जो है अडॉप्ट किया है उस मीन्स से हमारा जो मैसेज है, हमारे जो आइडियाज़ या इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमारे रिसीवर तक पहुँचे और रिसीवर उस पर रिस्पॉन्स करे। मीन्स आफ्टर द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस रीच टू रिसीवर, द रिसीवर डिकोड द मैसेज टू अंडरस्टैंड द मैसेज एंड गिव रिस्पॉन्स और द फीडबैक टू द सेंडर। मीन्स जब हमारा जो मैसेज है वो हमारे अडॉप्टेड मीन्स से हमारे रिसीवर तक पहुंच जाता है, तो अगला टास्क रिसीवर सब का स्टार्ट होता है, दैट इज़ द रिसीवर डिकोड द मैसेज। यानी जो इंस्ट्रक्शन या जो इनकोडेड मैटर आया है हमारे रिसीवर के पास, रिसीवर इस इनकोडेड मैटर को डिकोड करता है, यानी उसके अर्थ को समझने की कोशिश करता है, और उसके अर्थ को समझ करके उसका क्या फीडबैक या क्या रिस्पॉन्स होगा, इसे समझकर वो हमारे सेंडर को जो भी फीडबैक कन्विंसिंग होता है या जो भी फीडबैक रिक्वायर्ड होता है उस फीडबैक को डिलीवर करता है, और अल्टीमेटली उस कम्युनिकेशन प्रोसेस की सर्कुलेशन को मेंटेन रखता है। इसी तरीके से जब तक जो आइडियाज़ और मैसेजेस सेंडर के होंगे वो हमारे रिसीवर्स को इनकोड होंगे के लिए इनकोड किए जाएंगे, और अल्टीमेटली उसके बाद उसकी ट्रांसफरिंग होगी। फिर जैसे ही ट्रांसफरिंग होगी ये जो इनकोडेड मैसेज हैं हमारे अडॉप्टेड होंगे हमारे रिसीवर के थ्रू, और अल्टीमेटली रिसीवर उन्हें डिकोड करके फिर से उनके मतलबों को समझने की कोशिश करेगा, और उसका जो भी रिस्पांस होगा वो हमारे प्रीवियस सेंडर को वापस से सेंड करेगा। और ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा तब तक जब तक कि हमारा जो रिसीवर है या जो सेंडर है वो अपनी बातों को पूरी तरीके से हमारे से अदर पार्टी को समझा न ले या कन्विंस न करा ले। ठीक है, सो इस प्रोसेस को हमने एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में समझाने की कोशिश की है, जहां हमने देखा कि अल्टीमेटली सबसे पहले जो हमारा रिसीवर है वो अल्टीमेटली एक मैसेज आइडेंटिफाई करता है, जिस मैसेज को हमारा जो रिसीवर है वो हम कलेक्ट करेगा फ्रॉम द सेंडर। एक्चुअली सेंडर से जो है मैसेज डिकोड होगा, एक्चुअली इनकोड होगा, उस मैसेज की आइडेंटिफिकेशन होगी, लेटर ऑन उस आइडेंटिफाइड मैसेज को इनकोड किया जाएगा, और जैसे ही ये मैसेज इनकोड हो जाएगा उस मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए हमारा जो सेंडर है वो एक मीडिया सेलेक्ट करेगा, और जैसे ही इस मीडिया की सिलेक्शन हो जाएगी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज सेलेक्ट हो जाएगा, इस मैसेज को पहुंचाया जाएगा हमारे रिसीवर को, और ये रिसीवर अल्टीमेटली अगले टास्क के रूप में इस कलेक्टेड मैसेज को हम डिकोड करेगा। डिकोड करने का मतलब उसके आशय को स्पष्ट समझेगा, और अल्टीमेटली जब ये मैसेज डिकोड हो जाएगा उसके आशय को रिसीवर समझ लेगा, तो अल्टीमेटली इसके बाद रिसीवर उस मैसेज का जो भी कन्वीनियंट रिस्पॉन्स हो सकता है वो कन्वीनियंट रिस्पॉन्स हमारे सेंडर को वापस सेंड करेगा इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक। सो दिस वाज द सर्कुलर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जब तक कि हमारा जो मैसेज है या जो हमारी बातें हैं वो हमारी अदर पार्टी तक क्लियरली ना पहुंच जाएं। इस बीच यहाँ पे एक कन्विंसिंग फैक्ट, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, that is in the form of noise. It is also to play sometimes in between the communication process. Means अगर हमारा जो मैसेज है वो इनकोड होने के बाद गलत मीडिया सेलेक्ट हो जाता है, या किसी भी तरीके से प्रॉपर ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है हमारे सेंडर के पास, रिसीवर के पास, तो ऐसी कंडीशन में वी कुड से दैट द नॉइस हैज़ बीन टेकन प्लेस बिटवीन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। यानी
हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस में किसी भी तरीके का नॉइस आ जाता है जब, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो मैसेज है वो प्रॉपर तरीके से एक सही मीडियम के थ्रू हमारे रिसीवर तक नहीं पहुंच पाता है। और अगर ऐसा होता है तो हमारा रिसीवर जो जो भी मैसेज है उसको प्रॉपर ना तो डिकोड कर पाएगा और ना ही उसके हिसाब से रिस्पॉन्स या फीडबैक हमारे अदर पार्टी को पहुंचा पाएगा। सो होप द कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट some more important element and terminologies related to the communication process. First of all, we would like to deal that what is sender. Sender क्या होता है सबसे पहले हम लोग जान लें। तो सेंडर एक ऐसा पर्सन होता है जो अपने पास से अपने इंस्ट्रक्शन, इमोशन और जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसे हमारे सेंडर को, हमारे रिसीवर को कन्वे करता है, यानी कि ट्रांसफ़र करता है। यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस की शुरुआत जिस पर्टिकुलर पर्सन से होती है, जिस इन मैसेजेस की इमर्जिंग जिस पर्टिकुलर पर्सन से होती है, उस पर्टिकुलर पर्सन को हम सेंडर कहते हैं। ठीक है। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द अनदर टर्मिनोलॉजी दैट इज मैसेज, सो मैसेज हैज़ बीन डिस्कस्ड बिफोर यू, अ कंटेंट ऑफ आइडियाज़ और मैसेजेस और सजेशन विच सेंडर वांट टू शेयर विद द रिसीवर इज़ कॉल्ड मैसेज। यानी वो सारी चीज़ें, वो सारे आइडियाज़, मैसेजेस और इंस्ट्रक्शन जो कि हमारा सेंडर जो है अल्टीमेटली हमारे रिसीवर को सेंड करना चाहता है, कन्वे करना चाहता है या ट्रांसफ़र करना चाहता है, दैट ऑल कंटेंट आर सिंपली मैसेज। अब अगर हम बात करें हमारे इनकोडिंग प्रोसेस की, तो इनकोडिंग प्रोसेस को हमने अभी प्रोसेस में समझा। इनकोडिंग प्रोसेस का मतलब जो अल्टीमेटली हमारा जो सेंडर है, उस सेंडर को मैसेज पहुंचाने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है, एज इट हैज़ बीन डिस्कस बिफोर यू दैट as the sender determine the language or the other means of communication like symbols or picture or gesture through which the message of sender will transfer to the रिसीवर। यानी रिसीवर को जो मैसेज ट्रांसफ़र किया जाएगा वो किस मोड में ट्रांसफ़र किया जाएगा, उस मोड की डिटर्मिनेशन होती है इनकोडिंग में। लाइक हम अगर रिसीवर की बात करें तो रिसीवर अल्टीमेटली जो सेंडर है उसके सामने खड़ा भर हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि केवल खड़े भर हो जाने से उसकी स्टेट ऑफ माइंड जो है वो पढ़ लेगा, रीड आउट कर लेगा और उसके मन में जो भी आइडियाज़ और मैसेजेस हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इस ट्रांसफरिंग के लिए हमें एक प्रॉपर लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, समटाइम्स हमें राइटिंग की ज़रूरत पड़ती है, जो भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, समटाइम्स सिंबल्स या गेस्चर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जो भी मीन्स हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसको डिटरमाइन करते हैं और उसी में अपने स्टेट ऑफ माइंड को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो जो भी एक्सप्रेशल मीडियम होता है, उस एक्सप्रेशल मीडियम में अपनी बातों को कन्वर्ट करना, इस कन्वर्जन प्रोसेस को ही हम कहते हैं इनकोडिंग। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट मीडिया, सो मीडिया इज़ द वे और द मीन्स थ्रू विच द इनकोडेड मैसेज हैज़ टू बी ट्रांसमिटेड। द कॉमन वे ऑफ ट्रांसमिशन आर फोन, लेटर, इंटरनेट, मैसेजेस एक्सेट्रा। यानी जब हम अपनी बातें डायरेक्टली हमारे रिसीवर तक नहीं पहुंचा पाते हैं तो हम इस बातों को ट्रांसमिट करने के लिए एक मीडियम की तलाश करते हैं जो कि अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर अलग अलग यूटिलिटी के साथ यूज़ किया जाता है। जैसे अगर हम बहुत दूर है तो या तो कॉल या तो इंटरनेट के थ्रू जो है मैसेज अपना ट्रांसफ़र करेंगे। अगर हम कोई ऑफिशियल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में हम लेटर्स यूज़ करते हैं। कभी कभी इनफॉर्मल टास्क के लिए भी लेटर यूज़ होते हैं। सो वट एवर द टास्क एंड वट एवर द यूटिलिटी इज़ टू बी needed, as per that the medias are selected and with the help of this media the encoded message are transmitted to the receiver. Hope the media selection and the concept of media is very much clear to you. Afterwards we will deal related to the decoding. Decoding क्या है? Decoding refers to converting the encoded message and into language and understanding the content। यानी जो भी सब्जेक्ट मैटर हमारे
सेंडर ने ट्रांसफ़र किया है, ट्रांसमिट किया है, उस सब इनकोडेड मैसेज की कंटेंट को समझने के लिए उसे ईज़ियर लैंग्वेज में या अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को ही हम डीकोडिंग कहते हैं। ठीक है, दिस टास्क इज परफॉर्म और एक्सपेक्टेड टू बी परफॉर्म बाय द रिसीवर सो दैट द convenient response or feedback could be identified and could be adopted. Okay, and similarly, when we talk about the receiver is the person to whom the message or the instruction has been transferred to the by the sender ने ये जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, वो प्रोसेस जिस पार्टी के लिए आइडेंटिफाई किया है, वो पार्टी ही हमारी क्या होती है, रिसीवर होती है। और अल्टीमेटली अगर हम उस रिसीवर के फीडबैक की बात करें तो फीडबैक इज़ अ टर्मिनोलॉजी वेयर द receiver send his response or on that particular idea of the message of sender uh, after understanding that particular message which has been transferred by the sender। यानी सेंडर के रिसीव्ड मैसेज के रिस्पॉन्स के बदले में जो भी फीडबैक हमारा रिसीवर हमारे सेंडर को प्रोवाइड करता है या रिटर्न करता है, उस फीडबैक या उस रिस्पॉन्स को ही हम अल्टीमेटली सेंडर का रिसीवर का रिस्पॉन्स समझते हैं। एंड दिस रिस्पॉन्स इज टू बी मेड बाय द रिसीवर बिकॉज जो मैसेज या जो कंटेंट ट्रांसफ़र किया है हमारे सेंडर ने, उस कंटेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे सेंडर पे एक्चुअली रिसीवर पर, ये जानने के लिए फीडबैक का होना और फीडबैक का ट्रांसमिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारा जो सेंडर है वो इस बात को डिटरमाइन कर सके कि जिस पर्पस से, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ उसने कम्युनिकेशन प्रोसेस की शुरुआत की, क्या वो कम्युनिकेशन पूरा सक्सेसफुल हुआ है, या इज़ देयर इज सम काइंड ऑफ नॉइस और बैरियर टेकिंग प्लेस इन दैट कम्युनिकेशन प्रोसेस, so that he or she could decide whether is there any need to make further communication or not. Okay, similarly when we talk about the noise, and we have discussed in the previous process, structural process, we have seen that the noise is any element which results in the disturbance, distraction or interruption in the flow of information। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे सेंडर और रिसीवर के बीच फ्लो हो रही है, उस इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी हर्डल्स आती हैं, उस हर्डल्स को हम नॉइज़ की संज्ञा देते हैं, नॉइज़ के नाम से जानते हैं। द नॉइज़ कैन बी लाउड साउंड made by the vehicles, disturbance in the telephone line, disconnection of line, losing of letters, documents on the way, poor connectivity in the internet connection और द ईमेल। ये सारी जो एग्ज़ाम्पल्स हमने लिए, ये सारे के सारे एग्ज़ाम्पल्स जो है नॉइज़ के या उन हर्डल्स की एग्ज़ाम्पल्स थे जिनके कारण कम्युनिकेशन प्रोसेस की सक्सेसफुल कंप्लीशन नहीं हो पाती है। यानी अगर हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में किसी भी तरीके की व्हीकल की हाई साउंड या किसी तरीके की टेलीफोन लाइन में कोई डिस्टरबेंस आ जाती है, या हमारे डॉक्यूमेंट के कंटेंट में कोई लेटर या कोई वर्ड जो है छूट जाता है, या इंटरनेट में ईमेल में किसी भी टाइप की कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम आती है, तो इन सारी सिचुएशंस के बाद एज अ कंसिक्वेंस हमारा जो मेन सब्जेक्ट मैटर है वो ट्रांसफ़र नहीं होता, वो ट्रांसमिट नहीं हो पाता टू द रिसीवर। ड्यू टू दैट पर्टिकुलर डिस्टर्बेंस the message could not be clearly conveyed to the receiver, and the receiver is not able to decode the message in the same manner as expected by the sender। As I said कि जब नॉइस एग्जिस्ट करती है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, तो जो भी एक्सपेक्टेशन होती है हमारे सेंडर की, वो एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल नहीं हो पाती, क्योंकि रिसीवर प्रॉपर ना तो मैसेज कलेक्ट कर पाता है और ना ही प्रॉपर उसको डिकोड करके समझ पाता है, और ऐसी कंडीशन में दिया जाने वाला जो फीडबैक है या जो रिस्पॉन्स है वो भी एक्सपेक्टेड फीडबैक नहीं होता है। सो देयरफॉर वी हैव टू मेक श्योर दैट एनी काइंड ऑफ नॉइस शुड नॉट बी टेक प्लेस इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस if you want to make a successful communication process। So
Similarly, when we talk about the forms of communication, तो फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन दो मेजर फॉर्म्स में कैटेगराइज की जाती हैं। पहला है फॉर्मल और दूसरा है इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन द फॉर्मेलिटी वेयर इट हैज़ बीन फर्दर कैटेगराइज अंडर थ्री कैटेगरी, दैट वर्टिकल कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड और अपवर्ड टू डाउनवर्ड, दूसरा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन और तीसरा डायगोनल कम्युनिकेशन। तो जो वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है, जैसा मैंने कहा कि वर्टिकल कम्युनिकेशन है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड की कैटेगरी में डिफाइन किया जा सकता है, और हर एक कैटेगरी में अलग अलग तरीके की कम्युनिकेशन हमें देखने को मिलती है। जैसे अगर हम अपवर्ड कम्युनिकेशन की बात करें तो ऐसी कंडीशन में जो सजेशन सिस्टम होता है या जो फॉर्मल ग्रीवांसेस होते हैं या जो टास्क फोर्स बनाई जाती हैं, ये सारी जो कम्युनिकेशन के मीडियम हैं वो अपवर्ड कम्युनिकेशन के मीडियम हैं। इसी तरीके से अगर हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की बात करें तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो है मीटिंग्स और डायरेक्टिव्स की हेल्प से जो है कराया जाता है, जहां हमारे डाउन लेवल के एम्प्लॉय या डाउन लेवल के जो वर्कर्स हैं उनसे आइडियाज़ और मैसेजेस की ट्रांसफरिंग की जाती है। तो इन सारी फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन को हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, जहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन की। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन एक पर्टिकुलर ऑफिस या फॉर्मल प्लेस पे यूज़ किया जाने वाला कम्युनिकेशन है, जो दो फॉर्मल पर्सनालिटी या दो फॉर्मल इंडिविजुअल्स के बीच बनाया जाता है। Formal communication, as it has been discussed before you, is an official communication that took place in the organization whenever there is an exchange of a view or a message or information related to the official matter। जब हमारे किसी ऑर्गेनाइजेशन में दो एम्प्लॉयज़ के बीच किसी ऑफिशियल मैटर पर चर्चा होती है और उस ऑफिशियल मैटर से रिलेटेड जो आइडियाज़ और मैसेजेस हैं उनकी ट्रांसफरिंग की जाती है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो टास्क होता है, इस टास्क को हम फॉर्मल कम्युनिकेशन टास्क कहते हैं। ऐसी कंडीशन में अल्टीमेटली ये फॉर्मल कम्युनिकेशन अलग अलग पर्सपेक्टिव या अलग अलग ऑब्जेक्टिव से यूज़ किया जा सकता है। जैसे हमारे अगर सीनियर सब एम्प्लॉई हैं, वो अपने सबऑर्डिनेट को टास्क असाइन करते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी की असर्टेनमेंट करते हैं या किसी तरीके की अथॉरिटीज़ और गोल्स टारगेट वगैरह असाइन करते हैं, तो ये सारी जो कम्युनिकेशन है ये ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल के रूप में समझी जा सकती है। नॉर्मली जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो ऑर्गेनाइजेशन में एक रिटन मैनर में होता है, चाहे वो नोटिस के मैनर में हो, लेटर्स के मैनर में हो, डॉक्यूमेंट या किसी भी तरीके से। नॉर्मली अगर ये माना जाता है कि फर्म में फॉर्मल कम्युनिकेशन हो रही है तो फॉर्मल कम्युनिकेशन हैव सम रिटन बैकअप, लाइक verbal or oral channels are avoided in the formal communication because it do not have any proof to make the validity of the communication in future। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी बात हुई है, जो भी चीज़ें एक्सचेंज हुई हैं, उन चीज़ों को एविडेंस के रूप में प्रेस करने के लिए जो ओरल कम्युनिकेशन होती है उसमें कोई एविडेंस नहीं होता, इसलिए इस टाइप के कम्युनिकेशन को हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। सिंपली अगर हम फॉर्मल कम्युनिकेशन के फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला फीचर है दैट इज़ द फॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन होती है वो फर्म की फॉर्मेलिटी लेवल पे होती है, यानी फर्म में जो ऑर्गेनाइजेशनल टास्क है उसको परफॉर्म करने को लेकर के होती है। तो इसलिए ये फर्म के जो जनरल गोल्स होते हैं उनकी एकम्पलिशमेंट की बात करता है और हमेशा उसी के लिए कोशिश करता है। सिमिलरली when we talk about another feature that it is systematic means कि हमारा जो भी ऑर्डर है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का, दैट इज़ वेरी फिक्स एंड इट शुड नॉट बी डिस्टर्ब इन एनी मैनर। हमारी जो भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन है तो उस प्रोसेस में किसी भी टाइप की कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आती है। देयर इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ
डिस्टर्बेंस टुक प्लेस इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। अगर हम बात करें कुछ और फीचर्स की, तो जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन में, वो अल्टीमेटली एक प्रूफ या एविडेंस के रूप में होता है। यानी कि एक हम कह सकते हैं कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो भी बातें, जो भी सब्जेक्ट मैटर डिलीवर होता है, वो सब्जेक्ट मैटर एक ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू डिलीवर होता है। इसलिए जो भी कम्युनिकेशन ट्रांसफ़र की जाती है वो एक सर्टेन कम्युनिकेशन होती है और एक वैलिड कम्युनिकेशन होती है। इसके अलावा ये एक इम्पर्सनल कम्युनिकेशन होता है दैट टुक प्लेस बिटवीन द इंडिविजुअल्स इन सम इम्पर्सनल मैनर। ठीक है। इसके अलावा फॉर्मेलिटीज़ से बंधे होने के कारण जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो अक्सर डिले होता है, यानी टाइम टेकिंग होता है। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, it is as we have discussed before you that it has three category, that vertical, horizontal and diagonal। जब हम बात करें वर्टिकल कम्युनिकेशन की, तो वर्टिकल में हमने दो कैटेगरीज बताई थी, जैसे पहला डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और दूसरा अपवर्ड कम्युनिकेशन। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो इन्फॉर्मेशन या जो इंस्ट्रक्शन है, इनका फ्लो टॉप टू बॉटम होता है, यानी सुपीरियर से लोअर लेवल की ओर होता है, तो ऐसी कंडीशन में इस कम्युनिकेशन को हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। नॉर्मली जो ऐसी कम्युनिकेशन होती है, वो मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे लोगों को इंस्ट्रक्शन देने के लिए या उनको कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करता है। और इससे हमारा जो ऑफिस वर्कर है या जो स्टाफ है, वो अल्टीमेटली हम अपने काम को, अपने जॉब को लेकर के ज़्यादा बेटर तरीके से इन्फॉर्म हो सकता है। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच द आइडियाज़ एंड मैसेजेस of in the mind of manager could be cleared and could be more diversified as in the mind of employees also। इसी तरीके से अगर हम अपवर्ड कम्युनिकेशन की बात करें, तो अपवर्ड कम्युनिकेशन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का ठीक उल्टा होता है, जहाँ जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं या जो डाउनवर्ड बैठे हुए लोग होते हैं, वो अपनी इंफॉर्मेशन या अपनी जो मैसेजेस होते हैं, वो अपवर्ड बैठे हुए लोगों को यानी सुपीरियर्स को, अपने बॉस को ट्रांसफ़र करते हैं। तो और ऐसी कंडीशन में जो कम्युनिकेशन होता है, वो सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की ओर होता है। नॉर्मली जो अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है, ये अपने टास्क की परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो भी हर्डल्स हैं या जो भी ग्रीवांसेस हैं, इनसे रिलेटेड होता है। और ऐसी कंडीशन में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इन जो भी कम्युनिकेशन की जा रही है उनके साइड से, इन कम्युनिकेशन पे एज सुन एज पॉसिबल हमारे बॉस की रिस्पॉन्स आएगी, ताकि हम जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, उस टास्क की परफॉर्मेंस में जो भी हर्डल्स हमें फेस करनी पड़ रही हैं, वो सारी हर्डल्स जल्दी से जल्दी दूर की जा सकें। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की, तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे लोगों के बीच होती है, और ये सभी लोग एक ही पर्टिकुलर लेवल पे काम करते हैं, चाहे वो लेवल सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी हो या सेम लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। जनरली इस टाइप का जो कम्युनिकेशन होता है, एक डिपार्टमेंट से, एक डिपार्टमेंट हेड का दूसरे डिपार्टमेंट हेड से, या एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय का दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से होता है, सो दैट ultimately so that the quality or the information related to the may clearly exchange एट सेम लेवल। यानी अगर एक डिपार्टमेंट के हेड को दूसरे डिपार्टमेंट के हेड्स के बारे में या उसके डिपार्टमेंट के में चल रही किसी चीज़ के बारे में जानना होता है, तो ऐसी कंडीशन में हॉरिजॉन्टल और कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करता है। इसके बाद अगर हम थर्ड कैटेगरी की बात करें, दैट इज़ डायगोनल कम्युनिकेशन। तो डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज़ अ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पर्सन हु आर वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड होल्डिंग डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी। अलग अलग अथॉरिटी पे काम कर रहे लोगों के बीच अगर किसी भी तरीके से फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, और अल्टीमेटली
ये जो कम्युनिकेशन होती है ये किसी भी टास्क से रिलेटेड हो सकती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन से। तो ऐसी कंडीशन में ये जो कम्युनिकेशन हो रही है ये डायगोनल कम्युनिकेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर एक सेल्समैन जो है प्रोडक्शन मैनेजर से बात करता है कि हमारे सेल को मैक्सिमाइज़ करना है और इसके लिए जो प्रोडक्ट डिज़ाइन हो रही है वो हमारे कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में ये जो सेल्स डिपार्टमेंट का जो सेल्समैन है उसका वर्किंग लेवल अलग है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड उसका वर्किंग लेवल अलग है। तो इसके बाद भी वो कम्युनिकेशन कर रहा है ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो मेन मोटिव है दैट इज़ टू मैक्सिमाइज द सेल एंड प्रॉफिट उसको हम अवेल कर सकें। तो ऐसी कंडीशन में ये जो कम्युनिकेशन माना जाएगा ये डायगोनल कम्युनिकेशन माना जाएगा। सो होप द ऑल द काइंड ऑफ communication, formal communication are very much clear to you. Let us talk about informal communication in the next lecture, that is helpful to make a clear sense of you can say the difference between फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। यहाँ हमने अपने इस लेक्चर में अपने फॉर्मल कम्युनिकेशन की तमाम कैटेगरीज़ को डिफरेंशिएट किया, अलग अलग तरीके से समझाया। अब अगले लेक्चर में हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करेंगे और फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच जो अंतर है उसको समझने की कोशिश करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।